संडे है और अपने सब्जेक्ट को छोड़ के, हालांकि छोड़ा नहीं है उसको, उसके लिए भी शाम को उसका फिर से वीडियो देंगे, लेकिन आज जी कर रहा था थोड़ा आपको एसएसटी, और उसमें भी मेरा जो सब्जेक्ट है राजनीति शास्त्र, सब्जेक्ट तो मेरा नहीं है, एसएसटी से बड़ा डर लगता था, लेकिन क्या है कि चॉइस का सब्जेक्ट देखा हूँ मैं कई बार, अभी देखता रहता हूँ, पता नहीं क्या है एसएसटी को लोग या तो पढ़ना नहीं चाहते, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, या तो उनको डर लगता है, पता नहीं क्या बात है। अब अपने तो मैं उस समय में बताऊं तो उस समय मैथ साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो एसएसटी की तरफ मुड़ता नहीं था। हाँ, एग्जाम के कुछ एक दिन पहले एसएसटी किया, फिर भी सम्मानजनक स्कोर आ गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक सब्जेक्ट को समय देना ही पड़ता है। अगर अब हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो हर एक सब्जेक्ट को देना पड़ता है। हाँ, ये है कि इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। बोरियत होकर के तो मैथ्स नहीं होती, तो एसएसटी तो अलग बात है। खैर, तो मैं आज सोच रहा था कि आपको कुछ राजनीति शास्त्र की बातें, पॉलिटिकल साइंस की कुछ बातें एक चैप्टर में आपको कुछ समझाऊं। देखते क्या पता आपको समझ में कुछ आ जाए, नहीं आए तो क्या, वो कहते हैं ना, छोड़ो क्या ही कहा उसको। ओके, तो अपने टॉपिक पे एक बार आते हैं और आपको लिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे, और आपको एसएसटी का एक टॉपिक समझाया जाए। जरा देखें, राजनीतिक दल चैप्टर नंबर 6 है। अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज। जहाँ तक राजनीतिक दल की बात है तो देखिए, लोकतंत्र, जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ पे ही ये राजनीतिक दल वगैरह काम करते हैं। और अगर आपको मैं बताऊं तो सबसे पुराना लोकतंत्र अगर है तो वो अमेरिका है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर है तो वो इंडिया है। और लोकतंत्र को क्या कहते हैं? जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी गई जो सरकार है, जो तंत्र है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। देखो, आज़ादी के बाद जब हम लोग अंग्रेजों से आज़ाद हुए, उसके बाद बहुत सारी समस्या हमारे समाज में थी, जातिवाद से लेकर के, दहेज प्रथा से लेकर के अनगिनत समस्याएं। क्योंकि भाई जब दूसरे कोई आपके ऊपर, हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो उन्हें क्या मतलब है किसी भी एक्टिविटी से, कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपके लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना उनका नहीं था। तो राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो चुनाव लड़ता है और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ता है। यानी किसी को एमएलए बनना है, किसी को एमपी बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है। तो अलग अलग चुनावों के लिए लोग अपना अलग अलग दल से प्रतिनिधित्व करते हैं। कहते तो ये हैं कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो निस्वार्थ काम करते हैं, बिना स्वार्थ के।
लेकिन आपको मालूम है लिखने का और वास्तविकता में करने का बहुत अंतर है। बहुत सारी पार्टियां आज तक ऐसी आई जो बड़े वादे करके आई, लोगों को लुभा के आई कि हम करप्शन मिटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन ढाक के 3 पात वापस पुनर्मुस्को भव वहीं पहुंच गए। अब सबसे पहली बात हम फर्स्ट टॉपिक आपको समझाना चाहेंगे कि जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। देखिए, जनमत निर्माण, जन का मतलब पीपल, लोग। भाई लोग फॉलोवर तो अब आप तब बनाएंगे ना जब आपके आदर्शों को, आपके विचारों को, आपने जो पब्लिक को कहा है उस पे वो विश्वास करें। लोकतंत्र है तो जिसकी संख्या ज्यादा होती है वही गवर्नमेंट बनाएगा, वही सरकार बनाएगा, वही राजनीतिक दल सरकार में आएंगे। तो राजनीतिक दल के अलग अलग अपने अपने नीतियां होती हैं, उनका कार्यक्रम होता है जिसके अनुसार से वो वोटर्स को, मतदाताओं को रिझाने का काम करते हैं और उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं आपको, तो हमारे देश में कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, अभी आम आदमी पार्टी भी है, ये कई सारे दल हैं। अच्छा, यहीं पे मैं आपको बता दूं कि दल 2 तरह के होते हैं, एक राष्ट्रीय दल होते हैं और एक क्षेत्रीय दल होते हैं, रीजनल पार्टी एंड नेशनल पार्टी। जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो जो केंद्र के बेसिस पे जो भी चुनाव होते हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, सांसद का, तो इस तरह से जो चुनाव होते हैं उनमें राष्ट्रीय दल पार्टिसिपेट करते हैं। और जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो किसी खास राज्य में उसका जनाधार है, राज्य में उसके फॉलोअर्स हैं, तो वहाँ पे जो पार्टियां होती हैं वो क्षेत्रीय में आती हैं। जैसे बिहार में जनता दल यूनाइटेड है, वो क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है। अभी अभी आम आदमी पार्टी जो है वो जब गुजरात में चुनाव जीती है उसके बाद वो नेशनल पार्टी बनने के लिए एलिजिबल हुई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जनमत, किसी को अगर जीतना है, किसी चुनाव में अच्छे अपने पोजीशन पे आने हैं, तो भाई वोट कौन देगा? जनता देगी। और जनता को जब तक आप खुश नहीं करेंगे, आपकी नीतियों से, आपने जो वादे किए हैं उससे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगी, तब तक वो आपको वोट क्यों देगी? तो जो राजनीतिक दल हैं, जब वो वोटिंग के समय या उससे पहले भी, पहले का एक अलग माहौल था, जब एक बार इलेक्शन जीतने के बाद नेताजी सो जाया करते थे, फिर जब 5 साल पूरा होने वाला होता था तो अपना अपना झोला उठा के और अपने अपने चुनाव क्षेत्र में चले जाते थे। अब वैसा रहा नहीं। अब बीते 7-8 सालों में बहुत कुछ बदल गया और लोगों को अपना झोला उठा के हमेशा ही घूमना पड़ता है, अनवरत काम करना पड़ता है। अब नेताजी का पार्ट टाइम जॉब नहीं रह गया। तो राजनीतिक दल जो हैं वो लोगों के बीच में जाते हैं और वो ये बताते हैं कि भाई सरकार की नीतियां, जो विपक्ष है, देखो दो चीजें होती है ना, एक पक्ष और एक विपक्ष। जो पक्ष है यानी जिसकी सरकार अभी फिलहाल में चल रही है, तो वो अपने बारे में बताएगी, भाई हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए वो किया। और जो विपक्ष होंगे वो उसकी टांग खींचेंगे कि नहीं, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। तो कहने का मतलब कि जो पक्ष और विपक्ष है दोनों जनता के पास जाते हैं और दोनों अपने अपने विचारों से जनता को रिझाने की कोशिश करते हैं। जनता जिसकी बातों में विश्वास करती है उसको अगली बार मौका दे देती है। अगर उसे लगता है कि नहीं, जो वर्तमान सरकार है वो हमारे लिए अच्छा कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई अचानक तो सारी चीज़ें हो नहीं जाती हैं। तो सोच है ये लोगों की, जनता की सोच है, और इसके ऊपर हमारे लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है। अब सेकंड टॉपिक की बात करते हैं कि राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां क्या हैं। भाई राजनीतिक दल में चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। क्या है कि दल जो हैं वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं।
कैसे नहीं करते भाई? क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण ये क्वेश्चन आता है? आप ध्यान से इसको समझना कि राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके सामने। तो सबसे पहली बात है कि लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, यानी इंडिया में, वो कहते तो हैं कि हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, लेकिन उनके अंदर परिवारवाद परिवारवाद चरम सीमा पे है। अब मैं किसी खास पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पुरानी पार्टियां हैं या नई पार्टियां हैं, आप देखेंगे कि कोई एक नेता है या उसका एक परिवार है, वही सारे फैसले करता है। भाई क्यों? ऑल ओवर इंडिया में और भी नेता नहीं है क्या? उसी पार्टी के और भी नेता, अच्छे अनुभवी नेता तो होंगे ना, लेकिन नहीं, आला कमान जो तय करेगा वो आला कमान। अब क्या है कि कोई अगर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है, जो उसका पूरे देश का जो अध्यक्ष है, अगर उसके बेस पे फैसले होते हैं तब तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर स्टैंप लगा हुआ है कि भाई चाहे कितना चुनाव करवा लो, लेकिन एक ही पार्टी का होगा, मतलब एक ही घर का होगा, एक ही परिवार का होगा, तो परिवारवाद, जैसे आप देखें, मैं नाम ले ही लेता हूँ, देखें आप कि जैसे मुलायम सिंह जी यूपी में अध्यक्ष, फिर वापस उनके बेटे आ गए अखिलेश जी। वैसे ही आप देखो अभी फिलहाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो खड़गे जी बने हैं, नहीं तो उसके पहले देखो आप एक लंबा दौर है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उसके पहले भी गांधी परिवार। तो इस तरह से अगर एक ही पार्टी का वर्चस्व होगा तो जो और भी देश में प्रतिभावान नेता हैं वो नहीं आ पाएंगे, वो उभर नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होता है, पार्टी और जनता दोनों के लिए नुकसान होता है। पार्टी के बीच आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं। देखो, जो नेशनल पार्टियां हैं, इक्का दुक्का जो सामने दिखती हैं, जिसका एक जनाधार है, जो हमेशा मीडिया में होती हैं, तो देखो संविधान तो ये कहते हैं कि हर पार्टी का होता है, उनका चुनाव होना चाहिए, लेकिन आंतरिक चुनाव बामुश्किल ही एक दो चार पार्टियों का होता है। और नहीं तो चाहे वो चुनाव में, एक तो चुनाव में जो परिवारवाद की जो बात मैं कर रहा था अभी, तो उसमें कोई उसका अपोनेंट खड़ा ही नहीं होता, और अगर खड़ा भी होता है तो बस वो हाथी का दांत होता है। उसे पता होता है कि मैं बस दुनिया को दिखाने के लिए फलाने बाबू के सामने खड़ा हो गया हूँ, लेकिन पार्टी वो भी कहेगा कि भाई मैं भी तो इन्हीं को दे के आऊँगा वोट अपना, है ना। तो लोकतंत्र नहीं होता इसमें। खैर, अभी अभी मैंने बात कर लिया आपको कि वंशवाद की क्या चुनौतियां हैं। वंशवाद आपको बताया कि एक ही के पापा, दादा, मामा, मम्मी सब अगर उसी पार्टी के अध्यक्ष बनते जाएंगे तो भाई और भी जो लोग हैं, या जो पिछड़े समाज के नेता हैं, या जो और भी ऐसे वंचित समाज हैं उनके नेता हैं, जब वो अपने पोस्ट पे आएंगे तब ना फिर लोगों को देखेंगे कि भाई हमारे लिए ये चुनौतियां हैं, उसको ठीक करें। अब एक ही परिवार, एक ही वंश के अगर हैं तो बेचारे वो तो एक तरह से राजशाही हो गया, कहने को लोकतंत्र है, नहीं तो वो राजा का शासन है। दूसरी बात, और क्या चुनौतियां हैं? तीसरी चुनौती है पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। पैसा बोलता है। आए चुनाव में आप देखेंगे कि भाई पैसे तो खर्च होते ही हैं, कोई सामने से कहे या ना कहे, लेकिन वोटरों को लुभाने के लिए पैसे और किसी तरह से डोनेशन, चाहे वो होटल की बात हो या जैसे भी हो, वो डोनेशन दे करके, और किसी तरह से वो चाहते हैं कि भाई ये समाज, ये लोग हमें वोट दे दें ताकि हम जीत जाएं। साम दंड भेद राजनीति का एक चरित्र है ये, साम दंड भेद। अगर तुम प्यार से मान गए तो ठीक है, पैसे से मान गए ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपराधी तत्व के होते हैं और वो कहते नहीं मुझे ही देना पड़ेगा, नहीं तो बाद में देख लूँगा। तो मतलब कहने का ये कि किसी भी तरह से
वोट लेने की। भाई मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि राजनीतिक पार्टियां इसलिए बनी थी कि वो देश की समाज की सेवा कर सके, इसलिए तो नहीं बनी थी ना कि तुम जबरदस्ती किसी से वोट ले लो, पैसा दे करके वोट ले लो। लेकिन ये अभी तो देखो, अब ईवीएम से चुनाव होने लगा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है जिसमें पी की आवाज़ आती है। लेकिन उससे पहले क्या होता था, उससे पहले बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर से होता था। क्या होता था, एक बक्सा रखा रहता था और उसमें जिस पार्टी को देना है वोट एक कागज पे सबका लिखा होता था, उस पर टिक लगाओ या ठप्पा लगाओ और उसी बक्से में अपना मतदान डाल दो। अब दूर दराज गांव सब जगह ऐसी व्यवस्था हर स्कूल वगैरह में हर जगह हुआ करती थी। अब क्या होता था, उस एरिया में जो दबंग है, अब गए वो साहब, बंदूक गिराया, पेटी उठाया अपना उस बॉक्स को, फटाक, या लेके नहीं भागे तो वहीं पे धमका करके और सब पर एक ही पार्टी का अपना ठप्पा लगा करके और घेर दिया। यानी कहने का मतलब ये कि पहले जैसे जैसे अब डेवलपमेंट हो रही है, अब इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन आ गई, अब अभी भी आप देखोगे ना, कई सारी पार्टियां ये कहेगी कि नहीं नहीं पहले वाला ही जमाना ठीक था, ईवीएम से तो हम हार जाते हैं, ईवीएम में तो बहुत नुकसान है। अरे बेवकूफ़, हार नहीं जाते, हार इसलिए जाते हैं क्योंकि पहले आप धांधली कर लिया करते थे, अब आप धांधली कर नहीं पाते। आप देखेंगे किसी राज्य में अगर वो जीत गए तो ईवीएम बहुत बढ़िया, कहीं हार गए तो नहीं 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 ईवीएम में धांधली हो गई। काहे भाई, जहाँ तुम जीते वहाँ क्या हुआ था? तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टियां भी अपने सुविधा के अनुसार अपने सेंटिमेंट को बनाना चाहती हैं। अगली क्या बात है कि पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति है। अब क्या है देखो, आजकल पार्टी हम बहुत सा ले लेते हैं। जैसे देखो मैं आपको ओपन बताता हूँ, आज नहीं काफ़ी सालों से एक फंडा चल गया कि ये सेकुलर पार्टियां हैं। अब बीजेपी को जैसे लोग कहते हैं कि भाई ये कौन सी पार्टी, धर्म के ऊपर चलने वाली पार्टी है, ये सेकुलर नहीं है। अब आप कहोगे सेकुलर क्या होता है? सेकुलर का मतलब धर्म धर्म पंथ निरपेक्ष होता है वैसे, यानी कि जो सब धर्म को माने। अरे भाई, हिंदुस्तान में कहा ही जाता है वसुधैव कुटुंबकम, हमारे घरों में ये संस्कृति है कि अतिथि आ जाएं तो हम उनका इतना स्वागत करते हैं, पूरे संसार को हम अपना एक परिवार मानते हैं। तो जब हमारी ऐसी स्थिति है तो हम किसी खास धर्म के लिए ऐसा क्यों बोलेंगे? लेकिन क्या है कि ये सेंटीमेंट, मैंने अभी बताया ना कि विचार, एक वैचारिक चीज़ें बनाई जाती हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी को उसके वोट को कम करने के लिए इस तरह के सेंटीमेंट को बनाती हैं कि भाई ये तो देखो तुम्हारे हक में नहीं है, ये मेरे हक में है, ये उस धर्म को नहीं सपोर्ट करता है, मैं करता हूँ। तो इस तरह से बनाई जाती हैं। लेकिन अब क्या है, अभी आप देखेंगे कई सारे ऐसे, सबसे अभी तो पता नहीं आगे है या नहीं, मैं देखता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम है जातिवाद की पार्टियों में। भाई फलाने जाति का कहीं वोट ज़्यादा है तो उसके नेताजी आ गए क्योंकि हम इन सारे जातियों के रक्षक हैं। और होता क्या है कि जो रक्षक होते हैं उनके तो बंगले और गाड़ियाँ मिल जाती हैं, और जिस जाति के नाम पे वो आए थे वो बेचारे कल भी वैसे थे, आज भी वैसे ही रह जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जातिवाद जो है वो मिटने लगा। जो लोगों को सिखाते पढ़ाते थे ये कि भाई वो पार्टी तुम्हें नहीं देखेगी, वो पार्टी तुम्हें नहीं देखेगी, उनको ये लगने लगा कि नहीं, पार्टियां सब एक जैसी ही हैं, जो सरकार में आएंगी उन सब के लिए सब। भाई एक बात बताओ, पार्टी कोई भी, हमारे लिए हमारे देश में सबसे बड़ा संविधान है, संविधान के ऊपर ही सबको चलना है। पार्टियों को सोच लेने से थोड़े ना कुछ होगा, संविधान में जो लिखा हुआ है वही उनको करना पड़ेगा। तो सबके विचार लगभग एक जैसे हो गए। तो
पार्टियों के बीच में विकल्पहीनता है, अच्छे नेताओं की कमी हो गई। अब देखो ना, अभी आप टीवी पे देखोगे, सब कहेंगे कि नहीं ये कमी है, वो भी कमी है, या ये भी कमी है, महंगाई भी बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी है, लेकिन वोट तो मोदी को ही दूंगा। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे किसी खास के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो क्यों? वो इसलिए क्योंकि लोगों को दिखता है कि उस चेहरे के सामने कोई दूसरा चेहरा नहीं है। जिस दिन कोई दूसरा चेहरा आ जाएगा, उस दिन दोनों में कंपटीशन हो जाएगा। तो अच्छे नेताओं की कमी है। अब आगे पढ़ते हैं कि दलों को सुधारने के क्या उपाय हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन है बेटा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये शुरुआत में ही बोला मैंने, लेकिन हाँ इसको मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। तो दलों को सुधरने के तरीके या उपाय, देखिए जितनी चीज़ें हमने ऊपर से पढ़ा उन सब के ऊपर आप ध्यान दो। अगर विधायक और सांसद जो हैं, पता है क्या होता है, विधायक जीते तो किसी और पार्टियों से, और किसी दूसरी पार्टी ने उन्हें कोई पद का लालच दे दिया, पैसे का लालच दे दिया, तो वो अपना दल बदल के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। बेचारे जिससे जीते थे, जनता ने वोट दिया था, वो जा करके दूसरे की सरकार बना देते हैं। तो ये दल बदल कानून को रोकना चाहिए। पैसे अपराधियों का पता सबको है, न्यायालय से लेकर के, कोर्ट से लेकर के, हर लोगों को पता है कि हाँ पैसे और अपराधियों का बोलबाला रहता है। लेकिन हम आम में सब नंगे, क्या बोले, कौन बोले, है ना। तो एक तो इसको रोकने का कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। अपनी संपत्ति और आपराधिक मामलों का एक शपथ पत्र वैसे देना इनको अनिवार्य होता है, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि कागजी तो कुछ और दिखाते हैं, लेकिन जो मेन है वो तो रख लेते हैं। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं भाई, पैसे तो बहुत हैं जो सरकार को चुनाव के समय दिखाना पड़ता है कि भाई हमारे पास इतनी संपत्ति है, ये कार है, वो गहने हैं, वो फलाना है, तो वो दिखा तो एकदम कम देते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी चीज़ें कोई उसके नौकर के नाम पे, कोई उसके नौकर के बीवी के नाम पे, कोई उसके नाम पे। अरे भाई ढूंढ लो ना किसके नाम पे। तो जब तक ईमानदारी, और ईमानदारी देखो कहीं बाजार में तो मिलती नहीं। अभी थोड़े दिन पहले एक पार्टी आई थी, वो कहती थी भाई हम जो है वो ईमानदारी लाएंगे, करप्शन मिटाएंगे, फलाना मिटाएंगे। क्या हुआ? मिटा क्या? क्योंकि ये एक मेंटलिटी है, करप्शन एक मेंटलिटी है। जैसे देखो हम आप भी करते हैं ओपनली, क्या करते हैं, अब मान लीजिए कोई सरकारी काम हम करवाने गए, कोई सर्टिफिकेट हमें बनवाना है, और वहाँ जाने के बाद हमें वहाँ बोलता है बाबू कि भाई 27 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। हम कहते हैं ना ना ना, हमें तो भाई जी कल ही देना है, शाम तक दे दो जी, कल दे दो जी। अब 27 दिन जो एक टाइम बना हुआ है कि वो 27 दिन या 10 दिन के बाद ही, 10 दिन के अंदर बन जाएगा। अब हम कह रहे हैं नहीं कल ही दे दो, तो अगला क्या करेगा? आपको आपका फायदा उठाएगा ना, है ना। तो इस चक्कर में करप्शन को तो हम ही बढ़ावा देते हैं, कोई आकर के क्या रोकेगा भाई, हमारी ही नीयत खराब है। दूसरी चीज, चुनाव, जब इलेक्शन की बारी आती है तो हम आप चुनाव लड़ सकते हैं क्या? नहीं, हमें पता होता है कि भाई करोड़ों का खर्च है। तो अगर चुनाव का खर्च सरकार उठाए तो गरीब व्यक्ति भी खड़ा हो जाए, चुनाव लड़े, है ना। लेकिन यहाँ पता होता है कि हम नहीं लड़ सकते भाई, वो फलाने के बाद है, पास है, तो वो लड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसके, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जनमत क्या होता है, स्टार्टिंग में ही बताया ना, लोगों का मत, लोगों का जो वोट होता है, उनका जो माइंड होता है, जो मंतव्य होता है, उसको हम जनमत कहते हैं। जनमत निर्माण में राजनीतिक दल की भूमिका, अभी आपको बताया मैंने कि जनमत में कैसे वो एक दूसरे की छींटाकशी करते हैं, एक दूसरे की बातें बताते हैं। शासक दल जो शासन करता है वो शासक दल है। दल बदल अभी बताया, एक इलेक्शन से जीत करके दूसरे, एक दल से जीत करके दूसरे दल में भाग के सरकार बना देना, दल बदल कहलाता है। शपथ पत्र, चुनाव से पहले वो पूरा लिख के देते हैं कि भाई हमारे पास ये इतनी गाड़ियाँ, इतने पैसे, ये चीज़ें हैं। राजनीतिक दल की के सामने चुनौतियाँ बताया आपको, और राजनीतिक दलों के कार्य सुचारू रूप से चलाने के सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।
तो भाई सरकार द्वारा तो सारे रिटर्न वगैरह सब कुछ भरने ही पड़ते हैं। और राजनीतिक दल के 2 गुण बताओ, गुण तो बता ही सकते हैं, है ना, लेकिन 2 ही काफ़ी है, 2 से ज़्यादा बताना भी फिर ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो इसको आप पढ़ के देखेंगे। और बाकी जो है बुक को पढ़ेंगे। मैंने तो आपको मोटा मोटा बताया, शायद आपको समझ में आया होगा अभी तक कि दल क्या होते हैं, राष्ट्रीय दल क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर ओवरव्यू दे दिया और आप तत्काल रूप से अगर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एकदम ऐसे आप अच्छा कर पाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, और फिर आज मैं अपने सब्जेक्ट के साथ मिलूँगा आपसे। ये तो आज संडे थोड़ा मना लिया। ओके।